नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग मनोविज्ञान के 5वां अध्याय में अगला टॉपिक वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग जो है 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, चिकित्सा उपागम। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि मनोचिकित्सा होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर मनोचिकित्सा की प्रविधियाँ कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो जो विद्यार्थी अगर पीछे के क्लास को नहीं किए हैं इस चैप्टर का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर जो है आपको इस चैप्टर का या पीछे भी और भी जो आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से जाइए और उसे भी ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब आइए हम लोग आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो है वैकल्पिक चिकित्सा। वैकल्पिक चिकित्सा में हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया योग, दूसरा आपका ध्यान और तीसरा हमारा है रेकी। इन तीनों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। अब अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि योग क्या है, सिंपल सा एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे प्रश्न कर देगा कि योग क्या है बताइए, और 4 ऑप्शन आपको वहाँ पर दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और पूछ दे कि योग क्या होता है, तो आप कहिएगा कि योग क्या है, तो एक वैकल्पिक चिकित्सा होता है। क्या होता है? वैकल्पिक चिकित्सा होता है। तो वैकल्पिक चिकित्सा में हम लोग को योग, ध्यान, रेकी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग योग के बारे में पढ़ेंगे, इसके अष्टांगिक मार्ग को जानेंगे कि इसके 8 अंग कौन कौन से होते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। इसमें बताया गया कि प्राचीन साहित्य में शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए देशज यानी देसी चिकित्सा प्रविधियों का उल्लेख मिलता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने कई सारे प्रविधियों को देखा, जिसमें हम लोगों ने औषधियों के बारे में पढ़ा कि रोगी को जो औषधि दिया जाता था, इंजेक्शन दिया जाता था, बेहोश करके जो है उसके मतलब कि जो भी समस्या उसका विश्लेषण किया जाता था, या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसका ऑपरेशन होता था, शल्य क्रिया का उपयोग किया जाता था। आज के मतलब कि वर्तमान समय ये सब तरीकों को अपनाया जाता है। लेकिन जो प्राचीन समय था हमारा, पहले के समय में जब ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, अपनी शारीरिक और मानसिक समस्या को दूर करने के लिए सबसे देसी जो है चिकित्सा प्रविधि को जो है वो लोग उपयोग करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि प्राचीन साहित्य में शारीरिक और मानसिक रोगों को जो है चिकित्सा के लिए लोग क्या करते थे, देशज चिकित्सा प्रविधि का उपयोग करते थे। जैसे अथर्ववेद में चरक संहिता, उसके बाद कहा जा रहा है सुश्रुत संहिता, पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र, बौद्ध और जैन साहित्य में भी अनेक प्रकार के उपचार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। मतलब जैसे हम लोग अथर्ववेद पढ़ते हैं तो इसमें भी जो है आपको प्राचीन साहित्य की जो शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार थे उसके बारे में बताया गया। जो चरक का चरक संहिता था, इसमें भी जो है बताया गया है कि लोग जो है घरेलू नुस्खे से जो है कैसे अपना जो है शारीरिक और मानसिक रोग को जो है ठीक करें। सुश्रुत संहिता जो इसमें भी बताया गया है। जो पतंजलि हमारे हैं, उनके अष्टांगिक मार्ग में जो योग के सूत्र हैं उसकी भी चर्चा की गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्राचीन साहित्य में जो है जितने भी अलग तरह के हम लोग उपचार देखते हैं प्राचीन के, वो इन्हीं तरह के ग्रंथों में जो है ना वर्णित किया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रक्रियाओं का संबंध जो है पुनर्शिक्षण एवं पुनर्गठन से है, जो विविध प्रकार की व्याधियों के उपचार में काफ़ी सफल सिद्ध होती हैं। इन प्रविधियों को जीवन की कला की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इनमें प्रारंभिक औषधि उपचार द्वारा मनोचिकित्सक की वैकल्पिक उपचार प्रविधियां होती थी, इसलिए इसे वैकल्पिक चिकित्सा भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले प्रारंभिक जो चिकित्सा पद्धति लोग अपनाते थे तो उस समय औषधि का प्रयोग करते थे, लेकिन इसके बाद जो है इसको वैकल्पिक रूप से रखते थे कि अगर मान लीजिए किसी मरीज का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तब इस तरह के जो है प्रविधियों का उपयोग करके लोग उपचार करते थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैकल्पिक चिकित्सा पड़ गया। वैकल्पिक यानी विकल्प हमारे पास है कि अगर इससे रोग ठीक नहीं हो रहा है
तो हम क्या करेंगे, इस तरह के तकनीक को अपना करके क्या करेंगे, रोग को ठीक करेंगे। तो इसलिए इसका नाम वैकल्पिक चिकित्सा पड़ गया, जिसमें योग, ध्यान और रेकी सम्मिलित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग योग को देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि योग और ध्यान प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका अभ्यास मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, जो आज भी बहुत अधिक लोकप्रिय और आज भी वर्तमान समय में हम लोग क्या करते हैं, योग सुबह उठ करके योगा करते हैं, है ना, कि ताकि हमारा जो स्वास्थ्य जो अच्छा रहे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बढ़िया रहे। तो आज वर्तमान समय में ये बहुत क्या है, लोकप्रिय। लेकिन ये प्रक्रिया कब से चलती आ रही है, प्राचीन समय से ही। योग और ध्यान ये दोनों जो है प्राचीन समय से ही भारत में जो है उपयोग इसका हो रहा है, और इसमें जो है कई तरह के तरीके जो है वो बताए गए हैं। कहा जाता है कि पतंजलि जो थे, पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में, पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, योग सूत्र है, जिसमें उन्होंने योग के अष्टांग मार्ग, अष्टांग का मतलब होता है भाई 8 मार्ग होता है, अष्टांग का मतलब होता है 8 मार्ग या 8 तरीके हम लोग कह सकते हैं, कि 8 मार्ग की उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। जिसमें पहला आपका होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, उसके बाद पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा होता है धारणा, सातवां होता है ध्यान और आठवां होता है हमारा समाधि। यही 8 अंगों की चर्चा इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में किया है। ठीक इसी को क्या कहा जाता है, अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया वैकल्पिक चिकित्सा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्राचीन समय में लोग मानसिक और शारीरिक बीमारियों के उपचार के लिए क्या करते थे, प्राचीन पद्धतियों का उपयोग करते थे। और इसे मतलब कि वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा गया क्योंकि लोग पहले औषधिजन्य चिकित्सा का ही प्रयोग करते थे, लेकिन अगर उससे कोई इलाज ठीक नहीं होता था तब इन विकल्पों का उपयोग करते थे, जिसमें योग, ध्यान और रेकी है। योग और ध्यान को बताया गया कि ये प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसमें इसका अभ्यास जो है मानसिक और शारीरिक रोग के उपचार के लिए किया जाता था, पहले भी और आज वर्तमान समय भी। और इसमें योग में जो है, योग के 8 अंगों के बारे में पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में बताया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा। अब यहाँ पर जितने भी योग के 8 अंग दिए हैं उसको एक एक करके डिटेल में बताया गया कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या है, इन सभी को जो है डिटेल में यहाँ हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला हमारा योग का अंग है यम। यम का मतलब क्या बताया गया है, कहा जा रहा है कि व्यवहार पर प्रतिबंधों का पालन, मतलब हम अपने व्यवहार पर क्या करेंगे, प्रतिबंध करेंगे। और ये कितने तरह का होगा, तो 5 तरह का, यानी हम इन 5 तरीकों के माध्यम से अपने व्यवहार पर क्या करेंगे, प्रतिबंध करेंगे। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 तरह के जो है प्रतिबंधों का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। प्रतिबंध रहेगा हमारे पर, ये हमारा क्या होगा, यम के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो अहिंसा का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट, किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है। तो यम में जो है कहा जा रहा है कि इन 5 तरह के जो है प्रतिबंधों का हमको क्या करना है, पालन करना है, इसका हमें क्या करना है, उपयोग करना है, इसको अपनाना है। तो अहिंसा हम रखेंगे, हिंसा का भाव जो है अपने में नहीं रखेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना है। तो इन 5 नियमों को जो यहाँ पर बताया गया, ब्रह्मचर्य का हमको पालन करना है, ये सभी बताया गया यम के अंतर्गत। तो यम का मतलब समझना है कि इन 5 तरह के जितने भी प्रतिबंध है उसका हमें क्या करना है, पालन करना है, तो वो यम कहलाता है। जब हम लोग नियम की बात करेंगे तो नियम का मतलब होता है कि व्यवहार का हमेशा क्या होना, सदाचार होना, यानी अच्छा होना। अब ये भी जो है 5 तरह के नियमों पर जो है आधारित होगा। नियम हमारा क्या होगा, नियम का मतलब बताया गया कि व्यवहार का सदाचार होना, ये भी 5 तरह के नियमों पर आधारित है, जिसमें हमारा सबसे पहला है शौच। शौच का मतलब होगा यहाँ पर कि इसका अर्थ होगा आंतरिक और बाह्य शरीर की शुद्धता। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, नियमित रूप से अपने बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर को क्या करेंगे, शुद्ध रखेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम शौच जाते हैं तो अपने जो है मतलब कि शरीर के आंतरिक शरीर को भी शुद्ध करेंगे, प्लस में हम सुबह सवेरे उठ करके स्नान करना, तो ये हमारे क्या होगा, शरीर को शुद्ध रखना एक तरीके से होगा जो बाहरी रूप से। तो आप शौच का मतलब समझ ही रहे हैं
तो इसका यहाँ पर हमें यही समझना है कि आंतरिक और बाह्य दोनों शरीर को दोनों तरह के हम क्या करेंगे, शरीर को शुद्ध रखेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या कहा है, संतोष। अब हम जो है किसी भी तरह के मतलब कि चीज़ों में क्या करेंगे, खुद को संतुष्टि करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ये नहीं है कि मतलब कि हम संतुष्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो नियम में ये भी बताया गया कि हमें संतोष की भावना अपने में रखना है। इसके बाद तप भी हमको करना है, इस तरह के भी भावना रखना है। तप का मतलब बताया गया कि शरीर की कठिनाइयों को तप और साधना द्वारा जो है सहन करने के लिए करना। यानी तप हमें इसलिए करना है ताकि हम शरीर की जो भी कठिनाई हो रही है हमारे पास, या किसी भी तरह का हमारे पास समस्या है, तो उसको सहें। तो तप का भी हमें क्या है, ज़रूरत है। इसके बाद अगला जो इसमें बताया गया वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान, जो खुद से हम करेंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक रचनाओं का अध्ययन मनन करना, यानी खुद से जो है क्या करना, आत्मा और परमात्मा का जो है सही ज्ञान रखेंगे, तो नियम के अंतर्गत बताया गया। और पांचवा आपका है ईश्वर प्राणिधान। इसमें बताया गया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष अपने को समर्पित करना। तो यही जो है नियम के अंतर्गत 5 तरीकों को हमको अपनाना है। जैसे यम के अंतर्गत था कि 5 प्रतिबंधों का पालन हमको करना है, वैसे नियम में भी बताया गया है कि इन 5 तरह के जो है तरीके हैं, उसका हमें जो है व्यवहार में हमेशा जो है सदाचार लाना है। तो हम लोग यम और नियम को देख लिए। अब इसके बाद हमारा क्या था भाई, यम नियम के बाद है हमारा आसन है। आसन क्या होता है, तो ध्यान देना है। हम लोग आसन में बताया गया है कि आसन शारीरिक मुद्राओं के विशिष्ट रूप में जिसका अभ्यास करने से शरीर की कुछ निष्क्रिय या सुषुप्त प्रणालियाँ जो है सक्रिय हो जाती है। और आसन 3 प्रकार से होते हैं। आसन जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं, तो जब प्लस्ती मार करके हम लोग जैसे बैठते हैं और ध्यान मग्न होते हैं आंख बंद करके, तो वो हमारा एक तरीका आसन है। तो आसन में हम क्या करते हैं कि हमारा शारीरिक मुद्राएं में हम लोग रहते हैं एकदम शांत अवस्था में। और इसमें ये बताया गया है कि हम ये 3 तरह से करते हैं। पहला हो गया कि गहन अध्ययन। गहन मतलब ध्यान। अब आराम से हम बैठ गए, आंख बंद कर लिए। हम आंख बंद कर लिया तो वो आंख बंद करने के बाद जो हम गहन ध्यान में ये कह सकते हैं कि निद्रा की अवस्था में हम चले गए, एकदम शांत। तो गहन ध्यान एक हो गया आपका आसन के अंतर्गत। दूसरा जो है शरीर को खींचने और फैलाना। जैसे हम यहाँ पर कभी कभी लोग क्या करते हैं कि आंख बंद करके बैठ करके सांस को ऊपर खींचते हैं और धीरे धीरे जो उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो हमारा क्या होगा कि शरीर को एक तरीके से खींचना और फैलाना हो गया। और तीसरा हमारा क्या है, विश्राम देने वाला। इससे क्या होगा, हमारे शरीर को जो है आराम मिलता है। तो ये आसन के अंतर्गत जो हमें 3 प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। आसन जैसा कि आप लोग अगर योग करते होंगे या नहीं भी किए हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि आसन क्या होता है। तो ये हमारा जो है योग का क्या था, तीसरा अंग था आसन। जब हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें और बताया गया कि इन आसनों को योग गुरु द्वारा सीख कर अभ्यास करना चाहिए। इस आसनों को नियम पूर्वक सही ढंग से किया जाए तो बहुत लाभ होता है, और ये मन और शरीर को क्या करता है, स्थिर करता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी योगा स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, मतलब जिसके बारे में इसके बारे में उसको नॉलेज हो, तो उनके पास जाकर के हम सीखेंगे और फिर नियमित रूप से रेगुलर जो है इसका हम अभ्यास करेंगे, तो यह हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत क्या होगा, लाभदायक होगा। तो ये आसन के बारे में यहाँ पर बताया गया। जब चौथा की बात करेंगे तो वो आपका प्राणायाम है। प्राणायाम को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि श्वसन अभ्यास की क्रिया किस में होती है। श्वसन अभ्यास यानी सांस को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो श्वसन अभ्यास का जो क्रिया होता है वो किस में होता है, प्राणायाम में होता है। इसमें बताया गया कि ये श्वास का नियमन है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा उसके द्वारा मानसिक गतिविधियों को नियंत्रण में लाना होता है। यानी इसमें हम अपने सांस की जो है ना गतियों को क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। और इसमें इसके ये फायदे बताए गए हैं, इसमें हमारा जो मानसिक गतिविधियां होता है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। आगे कहा जा रहा है कि प्राणायाम में अभ्यास करने की सरल से जटिल स्तर की कई तकनीक होते हैं। इसमें श्वास खींचने और छोड़ने पर विशेष बल दिया जाता है। यानी सांस को लंबे समय तक खींचेंगे और धीरे धीरे जो इसमें छोड़ने का जो है विशेष बल यहाँ पर दिया जाता है। यानी सांस को खींचना और छोड़ना। फिर कहा जा रहा है कि लंबे और आराम से श्वास को रोके रहना प्राणायाम की एक अति आवश्यक तकनीक है।
प्राणायाम नियमित रूप से करने से मन और शरीर पूरी तरह क्या होता है, स्वस्थ होता है। यानी प्राणायाम में हम श्वास को क्या करेंगे, आराम से बैठने के बाद दम लंबा खींचेंगे और धीरे धीरे जो है थोड़ा रुक करके सांस को लंबा खींचे, थोड़ा रुक के फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये अगर नियमित रूप से ये प्राणायाम अगर हम कर रहे हैं, श्वसन अभ्यास की क्रिया को अगर कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है और शरीर दोनों क्या होगा, अच्छी तरह स्वस्थ रहेगा। इसके बाद अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार में ये बताया गया कि यह मनोवैज्ञानिक तकनीक है या व्यक्ति नॉर्मल खुद से नहीं करता। ये क्या बताया गया कि मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जब प्राणायाम द्वारा शरीर और मन पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, तो प्रत्याहार के माध्यम से जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां जो 5 तरह की होती है, तो उन इंद्रियों को बाह्य और भीतरी उद्दीपकों से इच्छा अनुसार हटा लेना संभव होता है। यह मनोचिकित्सक में सीखी हुई तथा अनुबंधित अनुक्रियाओं को अवरुद्ध करने में क्या करता है, लाभदायक होता है। तो यह हमारा कब आता है, प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद। और उसके बाद धारणा होता है हमारा, फिर हम ध्यान में रखते हैं और फिर हमारा समाधि होता है। तो यही 8 तरह का क्या है, योग के अंग है। तो आई होप आप लोग को योग के अंग समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस पर एक फिर से मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि इन योग के 8 अंग को और इनके नाम को भी, क्योंकि 2 अंक वाले में इनके नाम भी पूछता है कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, या फिर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि योग के कितने अंग होते हैं। तो 8 होते हैं। किसने प्रतिपादन किया, तो याद रखना है पतंजलि ने किसने किया, तो पतंजलि ने किया। अपने कौन से पुस्तक में भाई, तो योग सूत्र में। किसमें, योग सूत्र में इन अष्टांगिक मार्गों की उन्होंने क्या की, चर्चा की। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। इसी में आगे बताया गया कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को लेकर के कि इन अवस्थाओं एवं प्रक्रियाएं जो है ये अलग अलग नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है धारणा, ध्यान, समाधि को बस ऐसे लिख दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो प्रत्याहार हम लोगों ने देखा, धारणा, ध्यान और समाधि को देखा, ये सभी जो अवस्थाएं क्या होती है, ये अलग नहीं है, एक जैसी है। प्रत्याहार के बाद हमारा क्या होता है, धारणा की अवस्था आता है। फिर इस अवस्था में जो है ना, अभ्यास करने वाले मन को लंबी अवधि तक जो है रिक्त रखते हैं, यानी खाली रखते हैं, और किसी एक बिंदु पर क्या करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और इसके आगे की अवस्था जो है क्या होती है, हमारा ध्यान होता है। कि मतलब किसी एक केंद्र पर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया और फिर उस पर हम क्या करेंगे, ध्यान करते हैं। और यह मन की किसी वस्तु के साथ संलग्न होना और एकत्व की चेतना होने पर उस वस्तु के साथ एकाकार होने का एक विचार भी भूलने लगता है, तो उसे समाधि की अवस्था जो है कहा जाता है। तो मतलब ये क्या है, एक जैसा जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो आगे बताया जा रहा है इसी में कि अनिद्रा हो गया, दुश्चिंतता मतलब नींद की कमी हो गया हमारे अंदर, दुश्चिंता यानी एनेक्जाइटी हो गया, अवसाद यानी डिप्रेशन हो गया, मादक द्रव्य का दुरुपयोग यानी अगर हम शराब, सिगरेट, अफीम, चरस, कोकीन, गांजा, ये जितने भी तरह का मादक द्रव्य है, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा उपयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब ये होगा खूब ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद कह रहा है कि अपराधियों के पुनः स्थापना के लिए शोधकर्ताओं ने सुदर्शन क्रिया तकनीक को विकसित किया, और यह तीव्र गति से श्वास लेने की तकनीक है जो अत्यधिक वायु का संचार करते हैं। यह काम खतरे और कम खर्च वाली बहुत लाभप्रद तकनीक है। कुंडलिनी योग मानसिक रोगों के उपचार के लिए काफ़ी प्रभावी है। तो यही एक तरह का क्या है, कुंडलिनी योग होता है। कुंडलिनी योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है, जिसके द्वारा रोगी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो क्या होता है वो स्वस्थ होता है। यानी कुंडलिनी योग एक तरह का भी योग होता है जिसमें मंत्रों का उपचार कराया जाता है लोगों से, और प्राणायाम भी कराया जाता है। यानी प्राणायाम में हम लोगों ने देखा कि श्वसन अभ्यास की क्रिया होती है, तो वो कराया जाता है ताकि व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अगला हमारा बचा हुआ है रेकी। रेकी क्या होता है, तो एक जापानी शब्द है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि रेकी जो है किस भाषा का शब्द है, तो रेकी जो एक जापानी शब्द है जो रोग के उपचार के लिए जो है एक प्रकार की ऊर्जा औषधि होती है, ठीक ना। ये ऊर्जा का क्या करता है, संचालन करता है। तो ये ऊर्जा औषधि है रेकी। इसमें शरीर के कुछ निश्चित स्थानों पर हाथ फेर करके ऊर्जा प्रवाहित की जाती है। जिस तरह ऊर्जा ब्रह्मांड की मूल प्रकृति है, उसी तरह जो है रेकी अस्तित्व की मूल प्रकृति है, और सार्वभौमिक जीवन शक्ति या ऊर्जा मन और शरीर को क्या करता है, ये शांत करता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि
नकारात्मक विचार व्यक्ति में रोग और क्रोध उत्पन्न करता है। रोगी ऐसे विचारों को क्या करता है, सार्वभौमिक जीवन शक्ति के समक्ष लाती है, जो नकारात्मक अवरोध को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह एवं आरोग्य प्रक्रिया को तेज कर व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। तो यही रेकी था, ध्यान था और हमारा योगों के 8 अंग थे। तो ये चैप्टर हमारा जो अब कंप्लीट हो गया, 5वां अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चौथा में हम लोगों ने देखा मानसिक विकारों के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, और 5वां अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा, मनोचिकित्सा की प्रविधियां, यानी जो डिसऑर्डर्स थे उसको कैसे ठीक किया जाए, उन प्रविधियों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का होने वाला है, तो इस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।